प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था पूर्व में, उसके द्वारा की गई। और गाजी मलिक पंजाब का सूबेदार था, जिसने उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा का भार अपने कंधों पर ले रखा था। उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा करते हुए ऐसा कहा जाता है कि गाजी मलिक के द्वारा 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया था। इस प्रकार एक कुशल सेना नायक की प्रतिष्ठा पहले से ही वो प्राप्त कर चुका था और उसके द्वारा गाजी की उपाधि भी धारण की गई। गाजी की उपाधि धारण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। और गाजी से तात्पर्य है काफिरों का वध करने वाला, अर्थात विधर्मियों का वध करने वाला। तो इस प्रकार से गयासुद्दीन तुगलक एक कुशल सेना नायक था। शासक बनने के बाद उसने प्रमुख कार्य जो किए वो इस प्रकार से थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छीनी गई भूमि का पुनः वितरण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया और खुसरो शाह के द्वारा जो राजकोष बांट दिया गया था लोगों के बीच में, अमीरों के बीच में, उसको भी पुनः प्राप्त करने का प्रयास गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया और इस कार्य में बहुत कुछ उसको सफलता भी प्राप्त हुई। परंतु दिल्ली के एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया से उसके संबंध खराब हो गए, क्योंकि खुसरो शाह के द्वारा शेख निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टके भेंट स्वरूप दिए गए थे। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उनको वापस राजकोष में जमा कराने का शेख को आदेश भेजा गया, परंतु सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये कहते हुए मना कर दिया गया कि मेरे द्वारा उक्त राशि दीन दरिद्रों में बांट दी गई है, इसलिए वो जमा नहीं करवा सकता है। इस कारण से दोनों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए, जिनकी आगे भी अपन चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भू राजस्व में व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो जब्ती प्रणाली या पैमाइश पद्धति जो राजस्व वसूलने में प्रारंभ की गई थी, उसको समाप्त कर पुनः नस्क व बटाई प्रथा को शुरू किया गया, जो कि अनुमान के आधार पर राजस्व वसूली की प्रणाली थी। साथ ही साथ किसानों से राजस्व की जो मांग अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया था, उसको घटाकर वापस 1/3 भाग कर दिया गया। साथ ही साथ आदेश दिया गया कि राजस्व की जो मांग है राज्य के द्वारा उसमें 1/10 या 1/11 से ज़्यादा वृद्धि नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये किसानों के हित के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ उसने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्य किया। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने किसानों के हित के लिए कार्य किया, कृषि को सुधारने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। गयासुद्दीन तुगलक का मानना था कि अगर राजस्व में वृद्धि करनी है तो किसानों पे लगान की मांग को न बढ़ाकर कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए कार्य किया जाना चाहिए। इसलिए कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। बंजर भूमि के विकास के लिए भी कार्य किया गया ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ संचार व्यवस्था में सुधार के लिए भी गयासुद्दीन तुगलक ने कार्य किया। सड़कों की साफ़ सफाई करवाई गई, यातायात के साधनों में वृद्धि की गई।
साथ ही साथ पुलों और नहरों का निर्माण भी करवाया गया, जिससे रास्ते या दूरी जो है कम की जा सके। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सुधार कार्य डाक व्यवस्था का दुरस्तीकरण था, अर्थात उस समय डाक व्यवस्था के लिए हर कारों की नियुक्ति की जाती थी। 7 से 8 मील की दूरी पर घुड़सवार नियुक्त किए जाते थे, जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते थे। परंतु गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 2 से 3 मील की दूरी पर हर कार्य नियुक्त किए गए, जिससे तीव्र गति के साथ संदेश गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सके, जो कि महत्वपूर्ण कार्य था। साथ ही साथ न्याय में भी सुधार करवाया गया। सुबह और शाम सुल्तान दरबार लगाता था, जहां पर फरियादियों की फरियाद सुनी जाती थी, और साथ ही साथ न्याय प्रदान करने में उदारता के सिद्धांत का पालन भी सुल्तान के द्वारा किया गया। जहाँ तक विदेश नीति की बात की जाए, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उत्तर और दक्षिणी भारत में सफल अभियान किए गए। सबसे पहला अभियान वारंगल अभियान 1321 ईस्वी में जूना खां के नेतृत्व में भेजा गया। वारंगल जो कि तेलंगाना और उसके आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पर प्रताप रुद्रदेव द्वितीय का शासन था। जूना खां के द्वारा वारंगल की घेराबंदी की गई। काफ़ी समय बाद भी जब जूना खां को सफलता नहीं मिली, तो प्रताप रुद्रदेव ने भी अपने बचाव के लिए आगे बढ़कर कार्य करना शुरू कर दिया और शत्रु सेना का राजधानी से संपर्क काट दिया, जिसके कारण राजधानी से कोई संदेश प्राप्त न होने के कारण जूना खां के मित्रों ने ये अफवाह फैला दी कि शायद सुल्तान की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण जूना खां के द्वारा वारंगल का घेरा उठा लिया गया और वापस दिल्ली की तरफ कूच किया गया। रास्ते में जब जूना खां को पता चला तो उसको बहुत पछतावा हुआ और उसने सुल्तान से क्षमा याचना भी की गई। जूना खां को क्षमा कर दिया गया, परंतु उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा वारंगल पे पुनः जूना खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई और अब की बार जूना खां ने बड़ी सावधानी के साथ रास्तों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वारंगल के ऊपर बड़ी शक्ति के साथ घेराबंदी की और जूना खां को सफलता भी इसमें प्राप्त हो गई। वारंगल के शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली और उसको अपदस्थ कर जूना खां के द्वारा वारंगल का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया गया और वहाँ पर मुस्लिम प्रशासकों की नियुक्ति की गई। इसके बाद में 1325 ईस्वी में जब बंगाल विद्रोह हुआ तो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए बंगाल गए और राजधानी की सुरक्षा का भार जूना खां, जो कि उनका सबसे बड़ा पुत्र था, के ऊपर छोड़ा गया। जब सुल्तान ने विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन कर दिया, तभी उनको जूना खां के चिंताजनक समाचार वहाँ पर लगे कि जूना खां धीरे धीरे राजधानी में अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा रहा है और इसलिए उसने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया की शिष्यता भी ग्रहण कर ली है। सुल्तान ने रास्ते से जूना खां और निजामुद्दीन औलिया को धमकी भरा संदेश भेजा और शीघ्र राजधानी की तरफ रवाना हुआ। औलिया को जब संदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये वाक्य किसने कहा और किस सुल्तान को कहा? तो अपने को ध्यान रखना है, शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया है दिल्ली अभी दूर है और गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया है।
जब सुल्तान दिल्ली के पास पहुंचा तो जूना खां के द्वारा अफगानपुर में अपने पिता के स्वागत हेतु एक लकड़ी का महल बनवाया गया और बाद में उसी महल में स्वागत करते समय महल के ढह जाने से गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। हालांकि मृत्यु के विषय में या इस घटना के विषय में इतिहासकारों के अंदर विवाद है कि अपने पिता की कई इतिहासकार ये आरोप लगाते हैं कि ये जूना खां की सोची समझी चाल थी। सत्ता पर अधिकार करने के लिए उसने अपने पिता की जानबूझकर हत्या की है, जबकि कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये घटना संयोगवश हुई है। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी में तक दिल्ली सल्तनत का शासन कार्य अपने हाथ में लिया और 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कृषकों के हित में निर्णय लिए गए, सिंचाई हेतु नहरें बनवाई गई और राजस्व में वृद्धि के लिए राजस्व की मांग को न बढ़ाकर कृषि क्षेत्र को बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा प्रदान करने तथा बाग या फलों के बगीचे लगाने के बारे में भी निर्णय लिया और इस प्रकार के नवाचार करने वाला ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। धन्यवाद।